नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आपका यूट्यूब अपना चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप सभी लोग? साथियों, आज हम लाए हैं संसद टॉपिक से यानी पार्लियामेंट्री टॉपिक से हमारा पार्ट 2 का क्लास है आज, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि अंतरिम बजट वोन ऑन अकाउंट का उद्देश्य क्या है? ठीक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अस्थायी रूप से खर्च की अनुमति। ठीक है, अस्थायी रूप से खर्च की अनुमति जो है वोट ऑन अकाउंट का उद्देश्य है। ठीक है साथियों, दूसरा प्रश्न इसका की पॉइंट है दोस्तों कि जब नया बजट पास नहीं हुआ होता है तब सरकार वोट ऑन अकाउंट के जरिए अस्थायी खर्च करती है। दूसरा प्रश्न साथियों, कौन सा दूसरा प्रश्न साथियों, कौन सी संसदीय समिति बजट की पूर्व जो है समीक्षा करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यानी प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी जो है यानी बजट की पूर्व समीक्षा करती है। इसका की पॉइंट है दोस्तों, यानी एस्टिमेट कमेटी बजट अनुमानों की जांच करती है और वे में सुधार के सुझाव देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न काल में पूछे जाने वाले लघु प्रश्न के लिए उत्तर कैसा होता है? ठीक है, तो 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन साथियों बी, यानी लिखित। ठीक है, लिखित यानी प्रश्न काल में पूछे जाने वाले लघु प्रश्न के उत्तर जो है वो लिखित होता है। ठीक है, इसका की पॉइंट है, लघु प्रश्न का उत्तर लिखित होता है और उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूरक प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वीप शब्द क्या दर्शाता है? यानी वीप शब्द क्या दर्शाता है? साथियों, 13वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दल के सदस्यों को मतदान के लिए निर्देश। ठीक है, वीप शब्द जो है दल के सदस्यों को मतदान के लिए निर्देश यानी दर्शाता है। की पॉइंट है, यानी व्हीप पार्टी अनुसंधान यानी अनुशासन बनाए रखने के लिए सांसदों को निर्देश देता है कि वे यानी कैसे मतदान करें। ठीक है, और अगला प्रश्न है, संसद की अस्थाई समिति क्या करती है? संसद की अस्थाई समिति क्या करती है? साथियों, ऑप्शन सही है सी, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी विधेयकों की समीक्षा करती। ठीक है, यानी बिलों की जो है समीक्षा करती कौन? यानी संसद की अस्थाई समिति। की पॉइंट है साथियों, अस्थाई समितियां संसद में प्रस्तुत विधेयकों की गहराई से समीक्षा करती है और रिपोर्ट देती है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, संसद में गठनात्मक बहस का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, संसद में गठनात्मक बहस का उद्देश्य क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 15वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रालयों की यानी कार्य प्रणाली पर समीक्षा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मंत्रालयों की कार्य प्रणाली पर समीक्षा कौन करती है? संसद में गठनात्मक बहस का उद्देश्य यही होता है कि मंत्रालयों की कार्य प्रणाली पर समीक्षा करना। की पॉइंट है, गठनात्मक बहस के माध्यम से सांसद सरकार के मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करते हैं यानी रिव्यू करते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न है, धन विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? धन विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? आपके सामने ऑप्शन साथियों सी, यानी वित्त मंत्री। ठीक है, धन विधेयक को वित्त मंत्री जो है पेश करता है यानी प्रस्तुत करता है। की पॉइंट है, संविधान के तहत धन विधेयक केवल वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। साथियों, वित्त मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? तो सीतारमण है। ठीक है, सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री है हमारे भारत के। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में बजट प्रस्तुत होता है यानी राज्यसभा में बजट प्रस्तुत होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है साथियों जानकारी के लिए। ठीक है, यानी राज्यसभा में बजट प्रस्तुत जो होता है वो किस लिए होता है? तो जानकारी के लिए राज्यसभा में बजट प्रस्तुत होता है। की पॉइंट है, बजट केवल लोकसभा में पारित होता है। ठीक है, बजट जो है केवल लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में उस पर चर्चा मात्र होती है। ठीक है, यानी नाम बराबर राज्यसभा में चर्चा होती है। ठीक है, लेकिन बजट जो है लोकसभा में ही पारित होती है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न काल में पूछे गए मौखिक प्रश्नों की संख्या प्रतिदिन क्या होती है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन साथियों ऑप्शन बी यानी 20। ठीक है, प्रश्न काल में पूछे गए मौखिक प्रश्नों की संख्या जो है प्रतिदिन साथियों 20 होती है। जरूर ध्यान रखिएगा। की पॉइंट है संसद में, ठीक है साथियों, संसद में प्रतिदिन अधिकतम 20 मौखिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 20 जो है मौखिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं संसद में। अगला प्रश्न है सांसद यानी संसद का गेजेटेड प्रकाशन किसके द्वारा होता है? आपके सामने ऑप्शन है सी यानी भारत सरकार का। किसके सरकार का साथियों? भारत सरकार का प्रकाशन विभाग। ठीक है, यह जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। की पॉइंट है भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा राजपत्र में कानूनों अधिसूचनाओं आदि का प्रकाशन होता है। ठीक है, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा राजपत्र में कानूनों अधिसूचनाओं आदि का प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न है संसद की कार्यवाही में भाग ना लेने पर कितने दिनों में सदस्यता समाप्त हो सकती है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में उम्मीद है कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएं है। तो साथियों क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना। संसद की कार्यवाही में भाग ना लेने पर कितने दिनों में सदस्यता समाप्त हो जाएगी यानी हो सकती है, हो जाएगी? साथियों ऑप्शन है बी 60 दिन। साथियों जो सदस्य यानी जो सांसद सदस्य अगर वो संसद की कार्यवाही में 60 दिन तक भाग नहीं लेते हैं तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो सकती है। इसका की पॉइंट है दोस्तों, यदि कोई सांसद 60 दिन लगातार बिना अनुमति के अनुपस्थिति यानी हाजिर ना रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी समिति राष्ट्रपति के भाषण पर रिपोर्ट देती है? ठीक है, तो आपके सामने 21वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोई विशेष समिति नहीं है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कौन सी समिति राष्ट्रपति के भाषण पर रिपोर्ट देती है, तो इसके लिए क्या है, कोई विशेष समिति नहीं है। इसका की पॉइंट है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत सामान्य बहस होती है, कोई अस्थायी समिति नहीं होती है। अगला प्रश्न है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, ये आर्टिकल है दोस्तों, बहुत जरूरी है, आप इसे जरूर ध्यान से याद रखिएगा। तो साथियों ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी 80। ठीक है, 80 यानी राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है आर्टिकल 80 में दी गई है। की पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 80 राज्यसभा की रचना, सदस्य संख्या, मनोनीत सदस्यों का विवरण देता है। ठीक है, ये सब जो है आर्टिकल 80 में है राज्यसभा के संबंध में। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय किसके अधीन कार्य करते हैं? ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सचिवालय होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं यानी कार्य करते हैं? साथियों ऑप्शन सी इज करेक्ट, संबंधित अध्यक्ष सभापति। यानी अगर लोकसभा साथियों है तो अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष के अधीन काम करते हैं, और अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति के अंडर ये सचिवालय काम करते हैं। की पॉइंट है लोकसभा सचिवालय अध्यक्ष के अधीन, राज्यसभा सचिवालय सभापति यानी उपराष्ट्रपति के अधीन। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यसभा में पहली महिला उपसभापति कौन थी? ठीक है, तो साथियों 24वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी मार्गरेट अल्वा। ठीक है, मार्गरेट अल्वा जो साथियों राज्यसभा में पहली महिला उपसभापति थी। की पॉइंट है मार्गरेट अल्वा राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति थी। कौन से सन में? 1992 में। ये ईयर भी जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। 1992 में जो है राज्यसभा की पहली उपराष्ट्रपति महिला थी कौन साथियों? मार्गरेट अल्वा। ठीक है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस पर नहीं होती है? ठीक है, आपके सामने
4 ऑप्शन है। साथियों 25वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी संविधान। संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक यानी संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है किस पर नहीं होती है, तो उसका आंसर है संविधान संशोधन विधेयक, यह विधेयक पर नहीं होती, ठीक है। की पॉइंट है कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। यानी संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है, याद रखिएगा। इसे दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद किस प्रकार की विधायिका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की संसद किस प्रकार की विधायिका है? 26वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी द्विसदनीय, ठीक है। यानी द्विसदनीय यानी भारत की संसद जो साथियों द्विसदनीय प्रकार की विधायिका है। अगला प्रश्न साथियों पॉइंट है कि संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए ये द्विसदनीय है, ठीक है। इसे द्विसदनीय कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी भारत का जो संसद है पार्लियामेंट और राज्यसभा वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? 27वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, यानी जनता, ठीक है। जनता यानी भारत की संसद जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। की पॉइंट है, संसद जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी कैंडिडेट से बनी होती है और उसे जनता के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद की कार्य प्रणाली किसके अधीन होती है? साथियों 28वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी उसके अपने बनाए नियमों के अधीन, ठीक है। उसके बनाए गए अपने नियमों के अधीन जो है भारत की संसद की कार्य प्रणाली के अधीन है। यानी भारत की संसद की कार्य प्रणाली किसके अधीन है होती है, तो संसद के खुद के स्वयं के बनाए हुए नियमों के अधीन। इसका की पॉइंट है, अनुच्छेद 118 यानी 118 के अनुसार संसद अपने कामकाज के नियम स्वयं बनाती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। आर्टिकल 118 के तहत जो है संसद जो है अपने कामकाज के अकॉर्डिंग ना स्वयं नियम बनाती है, ठीक है। उसे ये इजाजत दे रखी संविधान ने। अगला प्रश्न है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? ठीक है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? साथियों 29वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्री, ठीक है। संसद में बजट जो पेश करती है या करता है तो वह वित्त मंत्री करती है, ठीक है। अभी तो वित्त मंत्री का जो है वो सीतारमण है। की पॉइंट है, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? ठीक है, तो 30वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में, ठीक है दोस्तों। यानी किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। की पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए केवल लोकसभा में सरकार को हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद का सत्र क्या होता है? संसद का जो सत्र है वो क्या होता है? 31वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बैठक की पूरी अवधि, ठीक है। बैठक की पूरी अवधि यानी संसद का सत्र क्या होता है, तो बैठक की पूरी अवधि को संसद का सत्र कहा जाता है। की पॉइंट है, संसद का एक सत्र उसकी बैठकों की पूरी अवधि को दर्शाता है। उदाहरण, बजट सत्र, मानसून सत्र। साथियों बजट सत्र जो है ना सबसे लंबा सत्र है, ठीक है। और सबसे छोटा सत्र कौन सा है, वो शीतकालीन सत्र है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद की शक्तियां दी गई है? ठीक है, किस अनुच्छेद में संसद की शक्तियां दी गई है, तो साथियों ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 245, ठीक है। यानी 245 अनुच्छेद में संसद की शक्तियां दी गई है। की पॉइंट है, अनुच्छेद 245 से 248 तक संसद की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है,
तो 33वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 80, भारत के संविधान में राज्यसभा का जो वर्णन है साथियों, वो आर्टिकल 80 में है। की पॉइंट है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, सदस्य संख्या आदि को निर्धारित करता है, ठीक है, आर्टिकल 80। अगला प्रश्न है, संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार किसके पास है, ठीक है। 34वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सभी सदस्य, जितने भी सदस्य संसद में अवेलेबल यानी मौजूद होते हैं, उन सभी सदस्यों को यह अधिकार है कि वो प्रश्न पूछे, ठीक है। तो सभी सदस्य है आपका आंसर। की पॉइंट है, सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने का संवैधानिक अधिकार होता है, ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का विधेयक वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो 35वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, साधारण विधेयक, ठीक है दोस्तों। यानी किस प्रकार का विधेयक, तो साथियों साधारण विधेयक जो है वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं है, ठीक है। की पॉइंट है, साधारण विधेयक सामान्य कानून से संबंधित होता है, ना कि वित्तीय विषयों से, ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद में चर्चा के दौरान कोरम की कमी होने पर क्या होता है, ठीक है, कोरम की कमी होने पर क्या होता है। तो 36वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अध्यक्ष सत्र स्थगित कर देते हैं, ठीक है। अध्यक्ष जो है वो सत्र स्थगित कर देते हैं, अगर कोरम की कमी होने पर क्या करते साथियों, अध्यक्ष जो है वो सत्र को स्थगित कर देते हैं, ठीक है, यानी रोक देते हैं। की पॉइंट है, कोरम 1/10 सदस्य, ठीक है, यदि उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष बैठक स्थगित कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, बजट का प्रथम भाग क्या होता है, बजट का प्रथम भाग क्या होता है। तो 37 प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। बजट का प्रथम भाग जो है वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। की पॉइंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण एएफएस बजट का मुख्य दस्तावेज होता है, अनुच्छेद 112 में वर्णित है, ठीक है। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन संविधान में किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 112 में वर्णित है। 38वां प्रश्न है, किस समिति को संसद की आंख और कान कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, उम्मीद है कि आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा। यानी कि समिति को संसद की आंख और कान कहा जाता है। 38वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी लोक लेखा समिति, ठीक है साथियों। लोक लेखा समिति को संसद की आंख और कान कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जिस तरह से इंसान का आंख और कान होता है ना, उसी तरह से हर एक चीज का आंख और कान होता है। तो संसद का जो ना आंख और कान कौन होता है, लोक यानी लेखा समिति। दोस्तों जिस तरह से कान और आंख के बिना एक इंसान जो है बेकार होता, समझ लो, मान लीजिए साधारण भाषा में, उसी तरह से बिना आंख और कान के जो है ना संसद की भी समझ लो कोई एक मान्यता नहीं है। इसलिए संसद की आंख और कान जो है वो लोक लेखा समिति होता है। की पॉइंट है, ये समिति सरकार के खर्चों पर निगरानी रखती है, इसलिए इसे संसद की आंख और कान कहा जाता है। अगर दोस्तों संसद की आंख और कान ना हो तो सरकार कितने खर्चा कर रही नहीं कर रही है कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है साथियों। इसलिए इस समिति को ना संसद का आंख और कान कहा गया है। वो 39वां प्रश्न है, गोपनीय बैठक किस अनुच्छेद में है, यानी गोपनीयता जो बैठक बैठती है वो किस अनुच्छेद में है। 39वां प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यानी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। गोपनीय बैठक जो है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। की पॉइंट है, गोपनीय बैठकें संसद के नियमों के अनुसार होती है, ये बात जरूर पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों। गोपनीय बैठक का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, ठीक, संविधान में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है, ठीक है। संविधान में गोपनीयता बैठक की कोई विशेष जो है क्या है उल्लेख नहीं है, ये संसद के नियमों के अनुसार होती है गोपनीयता बैठक, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बजट
पारित होने से पहले धन की आवश्यकता हेतु, यानी हेतु का मतलब के लिए क्या लाया जाता है, ठीक है। यानी बजट पारित होने से पहले धन की आवश्यकता के लिए क्या लाया जाता है। तो 40वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन साथियों सी, यानी लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट जो है बजट पारित होने से पहले धन की आवश्यकता के लिए लाया जाता है। की पॉइंट है, वोट ऑन अकाउंट बजट पारित होने से पहले अस्थायी खर्च की अनुमति देता है, ठीक है। इसे भी जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, संसद का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, संसद का विघटन किसके द्वारा किया जाता है। साथियों 41वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा साथियों संसद का विघटन हो जाता है। की पॉइंट है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते, ठीक है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की समिति किस आधार पर गठित होती है, यानी भारत में संसद की समिति जो है किस आधार पर गठित होती है। साथियों 42वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी संसद के नियमों के तहत, ठीक है। संसद के नियमों के तहत भारत में संसद की समिति जो है गठित होती है। अगला प्रश्न है, एक पॉइंट है कि अस्थाई और अस्थाई समितियां संसद के नियमों और अधिनियमों के तहत बनती है। अगला प्रश्न है 43वां, संसद की अधिसूचना किसमें प्रकाशित होती है। संसद की अधिसूचना किसमें प्रकाशित होती है। साथियों 43वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी भारत का राजपत्र, यानी गजट ऑफ इंडिया, ठीक है साथियों। भारत का राजपत्र जो है संसद की अधिसूचना प्रकाशित होती है। की पॉइंट है, संसद द्वारा पारित अधिनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती है। जो संसद में क्या कहते हैं साथियों बिल पारित हो जाता है, अधिनियम, तो भारत के कहाँ पे प्रकाशित होता है, तो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, जब संसद सत्र में नहीं हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है। यानी जब संसद सत्र में नहीं हो, यानी विघटन हो चुका हो, तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है साथियों। तो ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति। साथियों राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है या जारी कर सकती है। की पॉइंट है, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के अवकाश में अध्यादेश जारी कर सकता है। अवकाश का माने हो साथियों छुट्टी, ठीक है, हॉलीडे यानी छुट्टी। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत संसद का यानी अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। संसद को अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद में कठोर विधायी प्रक्रिया किसके लिए होती है। संसद में कठोर विधायी प्रक्रिया किसके लिए होती है। तो साथियों ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी संविधान संशोधन, ठीक है। कठोर अस्थायी प्रक्रिया जो है वो संविधान संशोधन के लिए होती है। की पॉइंट है, संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसे गठित प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है कठिन प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसद में कानून लागू करने के बाद किस संस्था में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। अगर संसद में कोई कानून बन गया है तो वो कानून अगर किसी को पसंद नहीं है या ऐसे वैसे कानून बना दिया है जो लोगों के खिलाफ हो, तो उस कानून को चुनौती कहाँ दी जा सकती है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी जा सकती है, यानी न्यायिक समीक्षा द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए कितनी है। यानी सांसद जो एमपी होते हैं, अगर वो संसद का एमपी बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और संसद के लिए 25 वर्ष, यानी एक एमपी अगर कोई बनना चाहता है उसके लिए 25 वर्ष है। अगर कोई राज्यसभा के मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए 30 वर्ष है, ठीक है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष यहाँ पे की पॉइंट में लिखा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ये संयुक्त सत्र की अध्यक्षता होता है जो जिस बिल में सहमति नहीं होती है उस बिल के लिए संयुक्त
यानी बैठकें बैठती है, ठीक है? तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? लोकसभा अध्यक्ष जो है उस संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, ठीक है? की पॉइंट है अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है? यानी 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बैठाती है या बैठाते हैं और उसकी उस बैठक का जो अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन सा सदन अस्थायी है? ठीक है? कौन सा सदन अस्थायी है? तो साथियों ये क्या है? लोकसभा। कौन सा सदन अस्थायी है दोस्तों? ये राज्यसभा है, ठीक है? राज्यसभा जो है ये अस्थायी है, ये कभी भंग नहीं होती, ठीक है? ये 6 वर्ष के लिए होता है और हमेशा चलते रहता है। इसका की पॉइंट है ये कभी भंग नहीं होती, ठीक है? यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा तो भंग होती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। अगला प्रश्न है संसद में कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को क्या कहते हैं? ठीक है? तो हंसड कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसड कहते हैं। जो संसद में कार्यवाही के दौरान जो रिकॉर्डिंग होती है तो उस रिकॉर्डिंग को दोस्तों हंसड कहते हैं, ठीक है? इसका की पॉइंट है हर बयान का आधिकारिक रिकॉर्ड, ठीक है? जितने बयान होते हैं वहाँ पे संसद में या राज्यसभा में वो सभी बयान का रिकॉर्ड होता है तो उसको हंसड रिकॉर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका करेक्ट आंसर है साथियों सी, ऑप्शन सी, यानी सामान्य विधेयक पर मतभेद होने पर। जब सामान्य विधेयक पर मतभेद होता है उस वक्त तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। की पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत जब लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य विधेयक पर असहमति हो तो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है और इसे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और ये 108 यानी आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कौन सा विधेयक राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है? यानी कौन सा बिल है जो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी धन विधेयक। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। की पॉइंट है धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में सिर्फ सुझाव दिए जा सकते हैं, ठीक है? तो अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा प्रस्ताव संसद में राष्ट्रपति के कार्यों की आलोचना करने के लिए लाया जा सकता है? ठीक है साथियों, इसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी साथियों महाभियोग प्रस्ताव, ठीक है? महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। इसका की पॉइंट है राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाया जा सकता है अनुच्छेद 21 यानी 61 के तहत, ठीक है? अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए साथियों महाभियोग चलाने के लिए सबसे पहले संसद में लाया जाता है। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चला जा सकता है, यानी इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है संसद में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लोकसभा, ठीक है साथियों? संसद में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से यानी लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होता है। की पॉइंट है संसदीय प्रणाली के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा को उत्तरदायी होते, ठीक है? यानी मंत्री प्रणाली के अनुसार जो मंत्री परिषद लोकसभा के उत्तरदायी होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संसद में संसदीय विशेषाधिकारों की रक्षा कौन करता है? साथियों ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी, यानी संसद स्वयं करता है, ठीक है? यानी संसद में संसदीय विशेषाधिकारी की रक्षा जो है कौन करता है? संसद स्वयं करता है, यानी संसद जो है वो खुद करता है अपनी रक्षा, ठीक है? की पॉइंट है इसके बारे में कि संसद स्वयं अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करती है, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है? अगला प्रश्न है संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति, ठीक है? संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। की पॉइंट है अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं लेकिन चुनाव आयोग की सलाह पर, ठीक है? निर्णय तो लेते हैं राष्ट्रपति लेकिन किसके तहत?
चुनाव आयोग की सलाह पर लेते निर्णय आर्टिकल 103 के अनुसार। अगला प्रश्न है, बजट का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी वित्तीय विधेयक। ठीक है, बजट का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो दोस्तों वो है वित्तीय विधेयक। की पॉइंट है इसका, वित्तीय विधेयक करों आदि आदि को कानूनी रूप देता है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है? साथियों, किस सत्र में होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है डी, यानी पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। की पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र यानी बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है संसद को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीकर का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? यानी स्पीकर का त्याग पत्र, यानी स्पीकर अगर त्याग पत्र देगा तो वो किसे देगा? ठीक है, तो उप स्पीकर को। किसको? उप स्पीकर को, यानी जो सेकंड स्पीकर होगा अध्यक्ष उसको देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह की पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में कठोरता प्रस्ताव किसे यानी किसे हटाने के लिए लाया जाता है? ठीक है, यानी संसद में कठोरता प्रस्ताव किसे हटाने के लिए लाया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए कठोरता प्रस्ताव लाया जाता है क्या कहते हैं? संसद में। ठीक है, की पॉइंट है, अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया से कठोरता प्रस्ताव लाया जाता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो कौन सा प्रस्ताव पारित करना होगा या कौन सा प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा कठोरता प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, संसद में बिल को एक्ट कब कहा जा सकता है? ठीक है, यानी संसद में जो बिल बनता है उसे एक्ट कब कहा जाता है? साथियों, आंसर है जब राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जाती है, यानी जब राष्ट्रपति अगर साइन कर दे तो उसे वो एक्ट बन जाता है। अगर राष्ट्रपति साइन ना करे तो वो एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, की पॉइंट है, ये तब विधेयक से अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति साइन कर देता है। अगला प्रश्न है, संसद का सबसे बड़ा वित्तीय नियंत्रण कौन है? यानी संसद का सबसे बड़ा वित्तीय नियंत्रण कौन सा है? साथियों, बजट पारित करना। ठीक है, बजट पारित करना जो है संसद का सबसे बड़ा वित्तीय नियंत्रण है। अगला प्रश्न है साथियों, की पॉइंट है कि कार्यपालिका बिना संसद की अनुमति के धन खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, जो कार्यपालिका है बिना संसद की अनुमति के धन जो है खर्च नहीं कर सकती है। धन खर्च करने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। 63वां प्रश्न है, संसद में अल्प सूचना प्रश्न के लिए कितनी पूर्व सूचना देनी होती है? साथियों, 10 दिन से कम, यानी 10 दिन से कम संसद में अल्प सूचना प्रश्न के लिए कितनी पूर्व यानी कितनी पहले जो है सूचना देनी होती है? तो 10 दिन से कम। ठीक है, की पॉइंट है, अल्प सूचना प्रश्न तत्काल मुद्दों के लिए होते हैं। ठीक है, यानी अल्प सूचना प्रश्न किसके लिए होता है? तत्काल मुद्दे के लिए होते हैं। इसके लिए 10 दिन से पहले आपको जो है सूचना देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, संसद में प्रश्नकाल किस पत्र के दौरान नहीं होता है? यानी संसद में प्रश्नकाल जो है किस सत्र के दौरान नहीं होता है? आपका आंसर है पहला सत्र, यानी राष्ट्रपति अभिभाषण के दिन। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि संसद में प्रश्नकाल किस पत्र यानी किस सत्र के दौरान नहीं होता है? तो पहला सत्र कौन सा है? राष्ट्रपति अभिभाषण के दिन। की पॉइंट है, उस दिन केवल भाषण और धन्यवाद प्रस्ताव होता है। ठीक है, यानी जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे देगा या दे देगी उसके बाद संसद के कोई भी सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव लाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, साथियों, उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते। ठीक है, वही अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो है सभापति होते हैं। की पॉइंट है,
राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य कानून बनाते समय किस सीमा तक बोल सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है निर्धारित समय तक। साथियों, आपके लिए हम हर डायमेंशन की तरह क्वेश्चन लाए हैं, कोई एक वन लाइनर, कोई टू लाइनर। ठीक है साथियों, इसी तरह, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में। तो संसद का कोई सदस्य कानून बनाते समय किस सीमा तक बोल सकता है? एक निर्धारित समय तक। अध्यक्ष उसे एक निर्धारित समय देता है, वो अपने ही निर्धारित समय में क्या कहते हैं कि वो बोलता है सदन में। की पॉइंट है, अध्यक्ष सभापति द्वारा तय समय सीमा होती है। ठीक है, लोकसभा है तो अध्यक्ष जो है उसके लिए निर्धारित समय तय करते हैं, और अगर सभापति है राज्यसभा तो सभापति उसके लिए समय निर्धारित करते हैं, और उसी निर्धारित समय में उसे बोलना होता है। अगला प्रश्न है, संसद में कोई भी सदस्य जिसके माध्यम से प्रस्ताव पेश करता है, क्या है? यानी अध्यक्ष सभापति की अनुमति से। ठीक है, अगर कोई संसद में या राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करता है तो अध्यक्ष की अनुमति से या फिर सभापति की अनुमति से। की पॉइंट है, बिना अनुमति कोई विधेयक प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे वो संसद हो चाहे वो राज्यसभा हो, बिना अध्यक्ष के और सभापति की अनुमति से कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस सत्र में कटौती प्रस्ताव पारित होता है? दोस्तों, इसका आंसर है बजट सत्र। ठीक है, यानी बजट सत्र में जो है कटौती प्रस्ताव पारित होता है। की पॉइंट है साथियों, बजट पर यानी चर्चा के दौरान सांसद व्यय कम करने के लिए प्रस्ताव लाते हैं, यानी व्यय मतलब खर्च। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हुआ किस नाम से? साथियों, संसद टीवी। ठीक है, संसद टीवी के नाम से राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी जो है विलय हो गया। की पॉइंट है, 2021 में दोनों चैनलों को मिलाकर संसद टीवी बना गया है। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। यानी 2021 में दोनों चैनलों को, कौन दोनों चैनल? लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को दोनों को मिला करके संसद टीवी बना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद में कार्य संचालन नियम कौन तय करता है? ठीक है, तो आपके सामने आंसर है दोनों सदनों द्वारा बनाए गए नियम। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। की पॉइंट है साथियों, की पॉइंट है इसका कि अनुच्छेद 18 के अनुसार संसद खुद अपने संचालन के नियम बनाती है। ठीक है, यानी 118 के तहत जो है संसद जो अपना खुद नियम बनाती है स्वयं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के विघटन का उल्लेख है? ठीक है, यानी किस अनुच्छेद में संसद के विघटन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 85 में। ठीक है, और राष्ट्रपति आर्टिकल 87 के तहत साथियों क्या कहते हैं कि लोकसभा को विघटित कर सकता है या कर सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो आपका आंसर है लोकसभा। लोकसभा में केवल धन विधेयक पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित करता है? यानी राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित करता है? तो साथियों, राज्य की विधानसभा है। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं तो उसकी निर्वाचित कौन करता है? तो राज्य की विधानसभा जो होती है वही निर्वाचित करती है, और निर्वाचित होकर के वो राज्यसभा में आ जाते हैं, राज्यसभा का सदस्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो साथियों, विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, यानी विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, संसद की कार्यवाही का संचालन किस भाषा में होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद में जब कार्यवाही चलती है तो उसका संचालन किस भाषा में होता है? साथियों, इसका आंसर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों। संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं भी, यानी क्या कहते हैं कि शर्त है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यानी 2200 भाषा साथियों बोल सकते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा है। ठीक है, लेकिन अमूमन जो है दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी में ही, यानी दोनों ही भाषा में है, संसद में लोग बाग बोलते हैं। अदरवाइज आप जो है जितनी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा है, तो 7वीं यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषा है। ठीक है, उन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा से आप बोल सकते हैं, लेकिन अनुमान जो है अमूमन
हिंदी और अंग्रेजी में ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? साथियों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका की पॉइंट है कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते यानी रिटायर होते हैं, इसलिए राज्यसभा अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? ठीक है साथियों, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान को यानी संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। 368 के तहत जो है संसद किसी भी संविधान के आर्टिकल को संशोधित कर सकती है। की पॉइंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्तियां अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यानी 368 के तहत ही यानी संसद जो है संविधान का संशोधन कर सकती है, उसे शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किसी सांसद की सदस्यता समाप्त करने का अंतिम निर्णय कौन करता है? ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी किसी संसद की सदस्यता समाप्त करने का अंतिम निर्णय जो है वो राष्ट्रपति करता है या करती है। की पॉइंट है, चुनाव आयोग की राय पर, ठीक है, चुनाव आयोग की राय पर जो है राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं अनुच्छेद 103 के तहत। ठीक है, यानी 103 के तहत जो है किसी की सदस्यता खत्म कर सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय पर। अगला प्रश्न है, किसी सदन के लिए कोरम का अर्थ होता है, यानी किसी सदन के लिए कोरम का अर्थ क्या होता है? साथियों, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कुल सदस्यों का 1/10। ठीक है, यानी 10वें का 1 भाग। की पॉइंट है, सदन की वैध कार्यवाही हेतु, यानी सदन की वैध कार्यवाही के लिए कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, यानी 10 में से 1 सदस्य संसद में उपस्थित होने चाहिए, तभी संसद की कार्यवाही होगी और कार्यवाही चलेगी। अगला प्रश्न है, किसके लिए संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता? ठीक है, किसके लिए संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो है संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता है। साधारण जो है बिल के लिए संयुक्त सत्र जो है बुलाया जाता है। की पॉइंट है, संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों से पृथक यानी अलग अलग विशेष बहुमत आवश्यक है, संयुक्त सत्र नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद में संसदीय विशेषाधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 81 का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 105। ठीक है, यानी संसद में संसदीय विशेषाधिकार जो है 105 के अंतर्गत आते हैं। की पॉइंट है, अनुच्छेद 105 सांसदों को भाषण और कार्यवाही में विशेष स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 105। अगला प्रश्न है, यानी सुप्रोशन ऑफ डिबेट का अर्थ क्या है? ठीक है साथियों, यानी सुप्रोशन ऑफ डिबेट का अर्थ क्या है? साथियों, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बहस को यानी अनुमति देना। ठीक है, बहस को अनुमति ना देना। ठीक है साथियों, यानी सुप्रेशन ऑफ डिबेट का अर्थ क्या है? बहस को अनुमति ना देना। की पॉइंट है इसका, जब स्पीकर किसी बहस को आगे बढ़ाने से रोक देते हैं तो उसे यानी सुप्रेशंस ऑफ डिबेट कहते हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पद संसद का सदस्य नहीं होता है? ठीक है, यानी कौन सा पद जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट साथियों, यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है क्या कहते हैं, संसद का सदस्य नहीं होते हैं। की पॉइंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, पर वे उसके सदस्य नहीं होते। ठीक है, राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन उसके वो सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? साथियों, सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति। संसद की बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। की पॉइंट है, राष्ट्रपति ही संसद की बैठक बुलाते,
किस आर्टिकल से? आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है, यानी आर्टिकल 85 के तहत जो है संसद की बैठक को बुलाती है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व यानी कैंडिडेट अधिनियम 1951 किससे संबंधित है? ठीक है, 50 यानी 85वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चुनाव प्रक्रिया और अयोग्यता से। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया और अयोग्यता से संबंधित है, यानी अधिनियम कौन सा? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है चुनाव प्रक्रिया और यानी अयोग्यता से संबंधित है। की पॉइंट है, ये कानून चुनाव, अयोग्यता, उपचुनाव आदि का विधान करता है। अगला प्रश्न है, संसद में मोशन ऑफ थैंक्स का उत्तर कौन देता है? ठीक है, यानी संसद में मोशन ऑफ थैंक्स का उत्तर कौन देता है? साथियों, प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, यानी मोशन ऑफ यानी थैंक्स का उत्तर जो है वो प्रधानमंत्री देता है। की पॉइंट है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार की ओर से उत्तर जो है पीएम देते, यानी प्रधानमंत्री देते हमारे भारत के। अगला प्रश्न है साथियों, यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर संसद में कब उठाया जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर संसद में कब उठाया जाता है? जवाब है आपका आंसर, जब कोई सदस्य नियम के उल्लंघन को दर्शाता है। ठीक है, यानी जब कोई सदस्य नियम के उल्लंघन को दर्शाता है तब जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं पढ़ाने का, लेकिन आप गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग ये बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों, गुरु दक्षिणा देना आपका ये हक है। ठीक है साथियों, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करते रहें ताकि आपके गुरु दक्षिणा पूरी तरह से अदा हो जाए। की पॉइंट है दोस्तों, यह नियमों की व्याख्या से संबंधित होता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। यानी साथियों, अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता कौन देता है? ठीक है, तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है विपक्ष के नेता को मान्यता देता है। की पॉइंट है इसका, यदि कोई पार्टी 10% सीटों के साथ प्रमुख विपक्षी है तो नेता को मान्यता अध्यक्ष देते हैं। यानी किसी पार्टी का अगर 10% सीटें अगर आ गई है लोकसभा में, तो उस पार्टी के जो भी सदस्य हैं उनमें से एक जो है उस पार्टी के नेता मान्यता दिया जाएगा। तो उस पार्टी के नेता को कौन मान्यता देगा? यानी लोकसभा के अध्यक्ष। सपोज दैट अभी क्या कहते हैं, सपोज दैट अभी विपक्ष के जो नेता है तो वह राहुल गांधी जी है। ठीक है, तो राहुल गांधी जो है वो विपक्ष के नेता है और उसे मान्यता लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में कॉलिंग अटेंशन मोशन का उद्देश्य क्या होता है? यानी संसद में कॉलिंग अटेंशन मोशन का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ लेके लाते हैं आपके लिए, और आपको पढ़ाते हैं मेहनत से, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ हमें भी आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। यकीन मानिए, हमारी क्लास जितनी भी आप लोग करेंगे उसमें से कम साथियों अगर 100 क्वेश्चन आता है तो हमारी क्लास से ही कम से कम नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आने की संभावना है साथियों, क्योंकि हम जीएस आज़ाद हिंद पर सारी क्लास पढ़ाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटी हो, सारी किताबें हम लोग पढ़ाते हैं साथियों। बहुत ही ताज्जुब की बात है साथियों कि हम लोग क्वेश्चन का डायमेंशन जो है 360 डिग्री बना के लाते हैं, ताकि यही से हमारी क्लास से आप लोग के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आए। साथियों, इतना बेहतर मटेरियल के साथ मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी प्लेटफॉर्म में इतनी अच्छी क्वेश्चन उपलब्ध करा सकते हैं, कराए हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करें। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा, मंत्री का ध्यान किसी गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना। तब कॉलिंग अटेंशन मोशन का उद्देश्य क्या होता है साथियों? कि मंत्री का ध्यान किसी गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना। इसका की पॉइंट है, ये अल्प सूचना वाला प्रभावी उपकरण है, यानी कुछ समय के लिए जो है साथियों यह प्रभावी उपकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है? साथियों, इसका आंसर है आर्टिकल 249।
ठीक है। संसद के यानी आर्टिकल 249 में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 249 ये जरूर याद रखिएगा। की पॉइंट है, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करती है तब जो है साथियों आर्टिकल 249 के तहत राज्य के लिए को कानून बनाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? साथियों 12 होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रपति सहित साथियों राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान आदि से संबंधित 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? साथियों आंसर है बजट सत्र। ठीक है, संसद का सबसे लंबा सत्र जो है वो बजट सत्र होता है, जो जनवरी फरवरी से मई तक चलता है, 2 हिस्सों में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद में क्वेश्चन आवर किस समय होता है? ठीक है, यानी संसद में क्वेश्चन आवर जो होता है वो किस समय होता है? तो सत्र की शुरुआत में होता है। ठीक है, सत्र की शुरुआत में होता है। की पॉइंट है, पहले घंटे में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। ठीक है, यानी सत्र की शुरुआत होने से पहले जो है ना, पहले घंटे में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी को क्वेश्चन आवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 0 आवर कितने बजे से शुरू होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 12 बजे दोपहर। ठीक है, 0 आवर जो है कितने बजे से शुरू होता है? तो 12 बजे दोपहर से। की पॉइंट है, क्वेश्चन आवर के बाद बिना नोटिस के मुद्दे उठाए यानी उठाए जा सकते हैं। ठीक है, और उठाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद में प्राइवेट साथियों संसद में प्राइवेट मेंबर बिल कौन प्रस्तुत कर सकता है? ठीक है, तो कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं हो, अगर कोई मंत्री है तो संसद में प्राइवेट बिल यानी मेंबर बिल जो है वो प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो संसद में जो कोई भी सामान्य संसद यानी सदस्य जो है क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत कर सकता है सिवाय मंत्री के। की पॉइंट है, ये विधेयक सरकार की ओर से नहीं आता है। ठीक है, जो प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये सरकार की तरफ से नहीं आता है। अगला प्रश्न है, संसद का एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? ठीक है, यानी संसद का जो एक वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब से कब तक होता है? साथियों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, यानी सरकार के खाते में वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, ये होता है। अगला प्रश्न है, किस समिति को मिनी संसद कहा जाता है? ठीक है, यानी किस समिति को मिनी संसद कहा जाता है? साथियों इसका ऑप्शन है यानी विभागीय अस्थाई समिति। ठीक है, यानी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, यानी विभागीय अस्थाई समिति डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी को जो है संसद की निम्न यानी मिनी संसद कहा जाता है। ठीक है, मिनी संसद किसे कहा जाता है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी को कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को संसद में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है? यानी किस विधेयक को, ठीक है, संसद में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है? तो वह है धन विधेयक। ठीक है साथियों, सबसे ज्यादा धन विधेयक को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, यानी सबसे ऊंचा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, धन विधेयक को। दूसरा प्रश्न है अगला, संसद के दोनों सदनों की बैठक को क्या कहा जाता है? संसद की दोनों सदनों की बैठक को क्या कहा जाता है? संयुक्त सत्र कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसका कार्यकाल संसद के सत्र के अनुसार सीमित होता है? ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, यानी प्रोटेम स्पीकर की जो है यानी ये संसद के सत्र के अनुसार सीमित होता है। अगला प्रश्न है, संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? साथियों साधारण बहुमत। ठीक है, यानी संसद में अगर संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता है? तो साधारण बहुमत की आवश्यकता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने के सॉरी साथियों, ये साधारण बहुमत नहीं है, ये अलग है, बाय मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा प्रदान करें हमें। इसका करेक्ट आंसर है साथियों 101वां का 2/3 बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाला। ठीक है, यानी संसद में अगर संविधान संशोधन विधेयक पारित होना है ना, अगर करना है तो कितने बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, जो वहां पे उपस्थित हो सदन में, इसका आंसर ये है। इसका की पॉइंट है,
संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में 2/3 उपस्थित यानी 2/3 यानी 3 में से 2/3 उपस्थित और मतदान करने वालों का समर्थन जरूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद में वित्त विधेयक को किस सदन में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है? साथियों, आपके सामने ऑप्शन है लोकसभा। लोकसभा में वित्त विधेयक को सबसे पहले पेश किया जाता है। इसका की पॉइंट है दोस्तों, अनुच्छेद 110 यानी अनुच्छेद 110 के अनुसार वित्तीय और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, वित्तीय विधेयक और धन विधेयक जो है ना केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। अगला सवाल है, कौन सी यानी समिति टैक्स चोरी और कर प्रशासन की समीक्षा करती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। कौन सी समिति जो है टैक्स चोरी और कर प्रशासन की समीक्षा करती है, रिव्यू करती है? ऑप्शन है आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है टैक्स चोरी और कर प्रशासन की समीक्षा करती है, याद रखिएगा। की पॉइंट है, यानी यह समिति करों और वित्तीय मामलों की समीक्षा करती है, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम यानी सदस्य संख्या क्या है? साथियों 250 है। ठीक है, याद रखिएगा। की पॉइंट है, अनुच्छेद 80 के अनुसार 248 यानी 238 233 निर्वाचित प्लस 12 मनोनीत। ये 12 मनोनीत को दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और ये 38 जो है लोग यानी व्यक्ति चुनकर भेजते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80 के अनुसार जो है राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। 238 हो गया निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में 9 यानी कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर क्या होता है? ठीक है, लोकसभा में 9 कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर क्या होता है? आपका आंसर है सरकार को त्याग पत्र देना होता है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो समझ लो सरकार को त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। ठीक है, की पॉइंट है, अगर सरकार बहुमत खो देती है तो उसे इस्तीफा देना होता है। ठीक है, अगर सरकार बहुमत खो देती है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसकी सरकार खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी। अगला प्रश्न है, संसद के बजट सत्र में वित्तीय विधेयक कब पेश होता है? साथियों, बजट प्रस्तुत करने के एक दिन यानी बजट प्रस्तुत करने के एक दिन बाद। ठीक है, की पॉइंट है दोस्तों, आम बजट के दिन ही वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद में पहली बार महिलाएं किस वर्ष सदस्य बनी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, संसद में पहली बार महिलाएं किस वर्ष सदस्य बनी? ठीक है, तो 1952 में महिलाएं संसद की सदस्य बनी। की पॉइंट है, पहली लोकसभा में कई महिला सांसद थी, जैसे दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, दुर्गाबाई देशमुख। और दूसरा है सुचेता कृपलानी। ये जो है 1952 में पहली जो है पार्लियामेंट में महिला सांसद बनी थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संसद की भूमिका कैसी होती है? ठीक हो, तो सर्वोच्च विधायी संस्था। ये जरूर ध्यान रखिए साथियों, यानी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संसद की भूमिका कैसी होती है? सर्वोच्च विधायी संस्था होती है। ठीक है, की पॉइंट है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो है ना, यानी मंत्री परिषद को कार्यपालिका बोला जाता है, तो कार्यपालिका जो है संसद के प्रति जो है ना उत्तरदायी होती है। यह जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी समिति को सतर्कता प्रहरी यानी वॉच डॉग भी कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों लोक लेखा समिति यानी PAC को जो है क्या कहता है, सतर्कता प्रहरी यानी वॉच डॉग भी कहा जाता है, यानी गार्ड। ठीक है, इसका की पॉइंट है, PAC सरकार के खर्चों और ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करती है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, PAC का काम क्या है? सरकार ने जो खर्च की है और ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करती है। कौन? PAC। अगला प्रश्न है, संसद में सुप्लीमेंट्री ग्रांट की मांग कब की जाती है? ठीक है, संसद में सुप्लीमेंट्री ग्रांट की मांग कब की जाती है?
आंसर साथियों, जब आवंटित राशि अपर्याप्त हो। ठीक है, जब आवंटित राशि अपर्याप्त हो। सपोज दैट 1000 करोड़ का खर्चा करना था और वहाँ पे 900 करोड़ रहे। ठीक है साथियों, तो उसी खर्चा की आवंटित राशि को अपर्याप्त होते हैं, जिसकी वजह से सप्लीमेंट्री ग्रांट की मांग हो जाती है। की पॉइंट है, यानी विनियोग अधिनियम के बाद भी अगर ज़्यादा धन चाहिए हो तो यह प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, यानी विनियोग अधिनियम में अगर आपको 1000 रुपये दे दिया गया, 1000 करोड़, जिसमें से 1200 करोड़ की खर्चा है, तो आप 200 करोड़ के लिए आप कौन सा क्या करेंगे साथियों, तब जाके ये लाया जाता है। ठीक है, कौन सा, ये वाला जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, सप्लीमेंट्री ग्रांट की मांग। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद में, यानी भारत में संसद को भंग कौन करता है? भारत में संसद को भंग कौन करता है? यानी राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर। ठीक है, भारत में संसद को भंग कौन करता है? तो राष्ट्रपति की सलाह, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, दूसरा सवाल है, अगला सवाल है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कौन सा विधेयक संसद में नहीं लाया जा सकता? यानी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व कौन सा विधेयक यानी बिल जो है संसद में नहीं लाया जा सकता है? साथियों, राज्य सूची से संबंधित विधेयक। ठीक है, राज्य सूची से संबंधित विधेयक जो है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में नहीं लाया जा सकता है। की पॉइंट है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 117 आदि में उल्लेखित है, यानी 3 में भी उल्लेखित है और 117 में भी उल्लेखित है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रिलिमिनरी डिबेट संसद में कब होती? यानी पीटी डिबेट संसद में कब होती है? ऑप्शन है, विधेयक पर प्रारंभिक चर्चा में। ठीक है, विधेयक पर प्रारंभिक चर्चा में जो है प्रिलिमिनरी डिबेट संसद में होती है। की पॉइंट है, विधेयक की मूल भावना पर बहस होती है। ठीक है, विधेयक की मूल भावना पर बहस होती है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सत्र को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? साथियों, तो अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के लिए सभापति यानी राज्यसभा अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं, यानी उपराष्ट्रपति। की पॉइंट है, विधानसभा कार्य संचालन नियमों के तहत। अगला प्रश्न है, किसी संसद का निष्कासन किस स्थिति में होता है? ठीक है, आपका सामने ऑप्शन है, सदन की गरिमा भंग करने पर। ठीक है, सदन की गरिमा भंग करने पर। की पॉइंट है साथियों, अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यक्ष सभापति द्वारा जो है सदन की गरिमा भंग करने पर जो है क्या कहते हैं, किसी संसद, ठीक है, यानी किसी संसद का निष्कासन स्थिति में होता है। कब? जब अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यक्ष सभापति द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, संसद का विशेष सत्र कब बुलाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है, जब राष्ट्रपति विशेष कानून से आदेश दे। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति आदेश देता है। की पॉइंट है, हाल के वर्षों में जीएसटी और अनुच्छेद 370 जैसे मामले के लिए हुआ है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, बजट पास करने के लिए कौन सा अधिनियम आवश्यक होता है? ठीक है, तो विनियोग अधिनियम, यानी बजट पास करने के लिए जो है विनियोग अधिनियम क्या है कि आवश्यक होता है। ठीक है, की पॉइंट है, इससे सरकार को खर्च की संवैधानिक अनुमति मिलती है। ठीक है, इससे जो है सरकार को खर्च करने की संवैधानिक अनुमति मिलती है। अगला प्रश्न है, यानी एडजर्नमेंट है ना, मोशन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन का उद्देश्य क्या होता है? साथियों, कार्यवाही रोक कर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। साथियों, पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे निवेदन है प्लीज़ कि हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। साथियों, आप देख रहे होंगे कि हमारा गला सूख रहा पढ़ा पढ़ा के, लेकिन आप लोग बताइए हमें सब्सक्राइब नहीं करते, फॉलो नहीं करते। प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो एडजॉर्नमेंट मोशन का उद्देश्य क्या होता है? कार्यवाही रोककर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना। इसका की पॉइंट दोस्तों, सदन में सरकार के यानी जवाबदेह बनाने का माध्यम है। ठीक है, सदन में सरकार को क्या है, जवाबदेह बनाने का माध्यम है, यानी जवाब देने का माध्यम है। साथियों, अगला प्रश्न है, संसद की
यानी भारत की संसद की पहली महिला स्पीकर कौन थी, ठीक है। जो हमारा पार्लियामेंट है, तो भारत की संसद की पहली महिला स्पीकर कौन थी, यानी मीरा कुमार, ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये एक औरत थी। तो भारत की जो है सबसे पहली क्या कहते हैं स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थी महिला में, मीरा कुमार, आपका ऑप्शन सही होगा। की पॉइंट है साथियों, वर्ष 2009 में निर्वाचित हुई थी ये, ठीक है, यानी मीरा कुमार जो है वर्ष 2009 में लोकसभा अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है राष्ट्रपति आपातकाल के समय, ठीक है। तो आपका आंसर है साथियों अनुच्छेद 250, ठीक है, अभी हमने आप ऊपर बयान किया अनुच्छेद 250। इसका की पॉइंट है कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर आधारित यानी अधिकार मिलते हैं, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर अधिकार मिलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होता है, तो साथियों संसद टीवी, ठीक है, यानी संसद की कार्यवाही का जो लाइव प्रसारण होता है वो किस चैनल पर होता है, तो संसद टीवी पर होता है। अगला प्रश्न है, मोशन ऑफ थैंक्स यानी मोशन ऑफ थैंक्स अस्वीकार होने का मतलब क्या है, साथियों सरकार पर अविश्वास, आंसर है सरकार पर अविश्वास, यानी मोशन ऑफ थैंक्स अस्वीकार होने का मतलब है कि सरकार पर अविश्वास है, यानी बिलीव नहीं है। की पॉइंट है साथियों, राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव अस्वीकार होने का मतलब है कि सरकार बहुमत खो चुकी है, ठीक है, इसका ये है की पॉइंट। अगला प्रश्न है साथियों, सांसदों का वेतन किसके द्वारा तय किया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, सांसदों को वेतन किसके द्वारा तय किया जाता है, आंसर है संसद द्वारा विधेयक के माध्यम से, ठीक है, यानी कोई बिल पास किया जाता है उसी बिल के द्वारा जो है संसद का वेतन जो है तय किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संसद में पहली बार 0 आवर शुरू हुआ, ठीक है, तो 1962 में शुरू हुआ है। हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न साथियों, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। संसद के किसी सत्र की अधिकतम अवधि के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतर हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। संसद के किसी सत्र की अधिकतम अवधि के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल यानी अंतर हो सकता है और हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 महीने, ठीक है, 6 महीने जरूर याद रखिएगा। की पॉइंट है दोस्तों, अनुच्छेद 85 क्लोज ए के अनुसार दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का, यानी मान के चलो बजट सत्र खत्म हुआ तो उसके 6 महीने के अंतराल ही दूसरा सत्र शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, एक दिन आपकी सफलता कामयाबी आपके पैर चूमेगी, ठीक है। आपकी हमारी क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अच्छी से अच्छी क्लास आपके लिए लाएँ और गुड मटेरियल के साथ आपकी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी हमारे जीएस आज़ाद हिंद चैनल पर ही हो जाए, ठीक है साथियों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।